हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और इसीलिए अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे फोकस हो जाते हैं। प्रैक्टिकल जैसे हमें पता है, क्लास 12th का प्रैक्टिकल जो है ये कंप्लीटली 30 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको सॉल्ट एनालिसिस एक कंपल्सरी प्रैक्टिकल है। जैसे हमें पता है कि एक टाइट्रेशन जो होता है, हमारा टाइट्रेशन भी हमारे लिए कंपल्सरी प्रैक्टिकल है, साथ में सॉल्ट एनालिसिस भी हमारे लिए कंपलसरी प्रैक्टिकल है और थर्ड जो होता है वो कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक डेली एक एक वीडियो ऐड करके अपलोड करके मैं आपको समझाऊंगी कि ये सभी प्रैक्टिकल के मार्क्स हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं और हमें 30 में से 30 मार्क्स लेने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करने हैं वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आप कहीं पर नोट डाउन करके रख सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल्स का जो है वो वेटेज किस तरीके से होता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर ले। तो हमारे प्रैक्टिकल के जो मार्क्स है, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो होता है, ये केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हमारा 30 मार्क्स का होता है और लैब में हमें 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने रहते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट्स का वेटेज कैसे होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट जो होता है, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या फिर हम इसको सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो हम इसको टाइट्रेशन भी कहते हैं। हमारे इसमें सिर्फ 2 टाइट्रेशन हमें करने हैं। एक होता है मोहर्स सॉल्ट वर्सेस केमेनोफोर, और कॉमनली यही सबसे ज्यादा होता है। और एक और टाइट्रेशन होता है वो है मोहर्स सॉल्ट। एक और टाइट्रेशन होता है वो जहां पे हम मोहर्स सॉल्ट की जगह हम यहां पर लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो एक होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड और उसी का ऑक्सैलिक एसिड के साथ में हम करते हैं केमेनोफोर। तो ये 2 टाइट्रेशन हमारे होते हैं और एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक आता है। मैं इन सभी को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाली हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल में पूरे अच्छे से मार्क्स मिल जाए। तो इसका वेटेज जो होता है वो होता है 8 मार्क्स का। अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड कंपलसरी प्रैक्टिकल होता है, जो सब बच्चों को परफॉर्म करना रहता है, वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस जो है ये भी हमारा 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये पोर्शन लगता है, क्योंकि कौन सा सॉल्ट दिया है वो हमें खुद नहीं पता रहता है कि हमें टेस्ट परफॉर्म करके फाइंड आउट करना पड़ता है कि हमें कौन सा सॉल्ट दिया है। और थर्ड जो होता है ये होते हैं ऑप्शनल, जिसको हम कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट मतलब होता है कि यहाँ पे आपको या तो क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे या फिर आपको फंक्शनल ग्रुप का करवाएंगे या तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स का करवाते हैं। जनरली ये 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं और ये 3 एक्सपेरिमेंट में से आपको कोई भी एक परफॉर्म करना रहता है और इसका वेटेज जो होता है 6 मार्क्स का। सो स्टूडेंट, अब आप देख सकते हो ध्यान से 8 + 8 + 6, इट मीन्स यहाँ पर सिर्फ अगर आपने राइटिंग पोर्शन बहुत अच्छे से लिख लिया है, विदाउट मिस्टेक लिखा है, तो आपको 22 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी राइटिंग में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो बचे हुए मार्क्स रहते हैं, जैसे हम कहते हैं वाइवा हुआ, हमारा रिकॉर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हुआ, इसके हमारे पास में 4 मार्क्स होते हैं। इसके हमारे पास 4 मार्क्स होते हैं। और फिर आता है हमारा आईपी, जिसे हम इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में 4 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ये जो वाइवा होता है हमारा वाइवा, और हम कहेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है, वाइवा और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, इसके होते हैं हमारे पास में 4 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए, और इसके बाद में आता है हमारा आईपी। आईपी मतलब होता है इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है वो भी हमारा होता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा पूरे 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, जिसमें से 22 मार्क्स गेन करना काफी इजी हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो हम सबसे पहले सॉल्ट एनालिसिस समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको स्लोली आपको इन सभी
एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगी और साथ में ही कुछ वाइवा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो वर्थ वॉचिंग लगता है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मैं ट्राई करती हूँ कि हर एक टॉपिक बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊं ताकि आपको वो याद रहे और हमारे साथ में ही हमारे वाइवा की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, ताकि जब एक्सटर्नल हमसे पूछे तो एटलीस्ट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो देते आने ही चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले सॉल्ट एनालिसिस। सबसे पहले बेटा ये समझो कि सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट जो होता है ये बनता है, जैसे अगर मैं जब एक्सटर्नल बनकर जाती हूँ तब मैं अगर बच्चों से पूछती हूँ कि सॉल्ट क्या होता है तो उसको पता होना चाहिए भाई एक्चुअल में सॉल्ट कैसे होता है, जैसे आप सबको पता ही है। तो जैसे देखो ये क्या होता है कि न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट, राइट। जनरली ये न्यूट्रलाइज्ड ही होता है इसलिए मैं न्यूट्रलाइज कहती हूँ। न्यूट्रलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक एसिड और बेस का जो प्रोडक्ट मिलता है हम उसे सॉल्ट कहते हैं। हर एक सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं हमेशा से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ NaCl, तो अब देखो इस NaCl में आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव पार्ट दिखता है और एक नेगेटिव पार्ट दिखता है। ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है ये हमेशा आता है बेस से, इसीलिए इसको कहा जाता है बेसिक रेडिकल। ये जो नेगेटिव पार्ट आता है ये आता है हमेशा एसिड से, इसीलिए इसको कहा जाता है एसिडिक पार्टिकल। इसका मतलब हुआ सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बेसिक रेडिकल या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, कैटायंस कहते हैं। एक होता है एसिडिक रेडिकल या फिर हम उसको एनायंस भी कहते हैं। हर एक सॉल्ट दो पार्ट से बना हुआ है और वो दो पार्ट मतलब हम कहेंगे हम कहते हैं कि भाई हमारे पास में, वेट अ मिनट, हम ये कहते हैं कि जैसे कि हमारे पास में ये बेसिक रेडिकल या फिर हमने जो कैटायंस कहा है, इसका मतलब हुआ कि हमारे सॉल्ट में दो पार्ट है और वही दो पार्ट हमें फाइंड आउट करना है, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इसीलिए एग्जाम में जब भी आपको एम मिलता है, किस चीज का एम मिलता है, सॉल्ट एनालिसिस का, तो आपका एम इस तरीके से होता है टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट। अब आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है बट जनरली यही एम आपको मिलता है। वो क्या होता है, टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट वन एसिडिक रेडिकल एंड वन बेसिक रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा हमेशा हमें एम मिलता है और इस हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो अब देखिए जैसे हमने कहा कि एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल्स होते हैं और वो एनायंस होते हैं, कोई कैटायंस होते हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम आराम से जो है इसके वाइवा क्वेश्चंस भी बता सकते हैं और साथ में परफॉर्म भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ एसिडिक रेडिकल से। अब एसिडिक रेडिकल क्या होता है, इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो समझ लीजिए आप। एसिडिक रेडिकल मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि ये एसिड से आया हुआ पार्ट है और ये एनायंस होते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने पूरे एनायंस को मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कर लेती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा दिखने में भी बेटर लगे। तो हमने यहाँ पे हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, फिर हम यहाँ से एक छोटी लाइन, और हमें 3 पार्ट्स में हमें करना है इसको। हम 3 पार्ट्स में करेंगे तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद में हम एक बताएंगे कि किस तरीके से इन एसिड रेडिकल्स को क्लासिफाई किया गया है। एसिड रेडिकल को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो अब समझ लेते हैं हमने एसिड रेडिकल जो क्लासिफाई किया है, पहला जो एसिड रेडिकल होता है उनको कहा जाता है डाइल्यूट एसिड ग्रुप। स्टूडेंट्स ये देखिए, आप इसको थोड़ा सा ये स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, बट बेटा मैं डिटेल में समझा रही हूँ ताकि जब आपको वाइवा क्वेश्चंस पूछे तो आप फटाफट आंसर दे सके, राइट। डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, एक जो होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, और जो उसके बाद में आता है वो होता है इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है इसको, इंडिपेंडेंट ग्रुप, राइट। अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप में कौन कौन प्रेजेंट होता है समझो जरा इसको। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में मेनली आपको 4 रेडिकल्स मिलेंगे। पहला रेडिकल मिलेगा वो होगा CO3
टू निगेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट आयन कहते हैं, है ना, आपको ये पता होना चाहिए बेटा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे वो होता है SO3 टू निगेटिव, जिसे हम कहते हैं सल्फाइट आयन, है ना, सल्फाइट आयन। फिर आता है हमारे पास में यहाँ पे S2 निगेटिव, जिसे हम कहते हैं सल्फाइड आयन, ठीक है। और एक आता है हमारे पास में NO2 निगेटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनको याद रखना, ऐसा समझना कि ये दोनों भाई बहन हैं, तो जिसमें से एक का नाम सल्फाइट होता है और एक का सल्फाइड होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट में हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कौन कौन आता है ना, कितने रेडिकल्स आते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। तो सबसे पहले हम Cl निगेटिव लिखते हैं, ये आपको पता है, Cl निगेटिव फ्लोराइड होता है। फिर आता है हमारा Br निगेटिव, फिर आता है हमारा I निगेटिव, जिसको हम ब्रोमाइड आयोडाइड कहते हैं। फिर हम लेते हैं CH3COO निगेटिव, जिसे हम नाम देते हैं एसीटेट, जो विनेगर वाला जो एसीटेट है, विनेगर में जो प्रेजेंट होता है, उसी के बारे में हमने बात करी है। फिर हम यहाँ पर देते हैं C2O4 टू निगेटिव, मतलब ये हो गया हमारा ऑक्सैलेट आयन। और उसके बाद में आता है ऑक्सैलेट आयन के बाद में फिर हम कहते हैं NO3 निगेटिव। देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर NO2 निगेटिव है और यहाँ पर NO3 निगेटिव है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो ये आते हैं हमारे सभी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप में। अब हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रुप में कौन कौन आता है। इंडिपेंडेंट ग्रुप में सिर्फ दो रेडिकल आते हैं हमारे। फर्स्ट जो होता है वो होता है SO4 टू निगेटिव, जिसको हम सल्फेट कहेंगे, सल्फेट। और एक आता है हमारे पास में PO4 3 निगेटिव, जिसको हम कहते हैं फॉस्फेट, ठीक है, ये होता है। तो आपके क्लास 11th और 12th में सिर्फ इतने रेडिकल्स आपको स्टडी करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दो तीन रेडिकल ऐसे जिनके नेम्स काफी कुछ सिमिलर लगते हैं हमें। SO3, ये देखो, ये एक SO3 हो गया, फिर उसके बाद में SO2 निगेटिव ये हो गया, और एक सल्फेट हो गया। इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सबके स्पेलिंग ध्यान से देखो। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि सल्फाइट और सल्फाइड ट्विंस है, और ये देखो यहाँ पे इनका नाम इस तरीके से और इनका सरनेम ये है, सल्फेट दोनों का, ठीक है। वैसे ही नाइट्राइट और नाइट्रेट ये दोनों बहनें हैं, एक का नाम नाइट्राइट है और एक का नाइट्रेट है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कोई भी सॉल्ट मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ, और बेटा आप भी इसी तरीके से करेंगे। हर एक जो हम जब स्टार्ट करते हैं तो कोई भी जब सॉल्ट एनालिसिस, एसिड रेडिकल को फाइंड आउट करना हमारे लिए सबसे इजी होता है, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो होता है हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। क्या होता है हमारा? प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, ठीक है। अब प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि उसका स्टेट क्या है। स्टेट मतलब एमरफस है। एमरफस मतलब पाउडर्ड होता है, कि आपका सॉल्ट जो है पाउडर्ड टाइप के, जैसे टैल्कम पाउडर होता है या फिर क्रिस्टलाइन होता है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सेकेंड जो होता है ये होता है हमारा कलर। क्या हमारा सॉल्ट कलरलेस है या फिर कलर्ड है, वो हमें पता करना पड़ता है, और आपको सभी एग्जाम में कलरलेस सॉल्ट ही मिलेगा। फिर हम फाइंड आउट करते हैं ओडर। अब ओडर में हम क्या देखते हैं कि क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक ओडर आ रही है, क्या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जैसे कि अमोनिया हुआ, विनेगर हुआ, उसमें कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है, तो आप वहां पर कैरेक्टरिस्टिक ओडर हम लिखेंगे। नीड नॉट टू बी स्पेसिफाई कि कौन सी ओडर आ रही है, और अगर नहीं आती है तो लिख लीजिए कि नो कैरेक्टरिस्टिक ओडर। और फिर हम लिखते हैं इसमें सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होता है? हमारे वैसे भी सिलेबस में दिया गया है कि सभी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट्स हमें लेने पड़ते हैं, तो सभी जो है वाटर सोल्यूबल आएंगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे, वेट अ मिनट, हमारे पास में सभी जो सॉल्ट्स रहेंगे वो रहेंगे वाटर सोल्यूबल, राइट, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। तो हम देखेंगे ये हो गया हमारा प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसी तरीके से हम इंडिकेटरी टेस्ट करते हैं, है ना। सेकेंड होता है हमारा इंडिकेटरी टेस्ट। इंडिकेटरी टेस्ट किस तरीके से होता है, चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं, टेस्ट फॉर कार्बोनेट। और कार्बोनेट आयन का टेस्ट जो है वो देखिए कैसे होता है।
टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन हम कैसे करते हैं? अब यहाँ पे टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन में हम देखेंगे, सबसे पहले आपको सॉल्ट लेना है और सॉल्ट में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4। जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेंगे, आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेंगे। एफरवेसेंस मिलेंगे। ब्रिस्क एफरवेसेंस मतलब क्या होता है? गैस रिलीज्ड विथ बबल्स, जैसे कि हमारे कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, सोडा बॉटल में मिलते हैं, वैसे गैस रिलीज्ड विथ बबल्स होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मिलता है तो हम बता देंगे। और जो गैस हमें बाहर निकल रही है वो गैस होती है CO2 गैस बाहर निकलती है। और ये CO2 गैस मतलब ही होता है कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो CO2 गैस निकली है मतलब कौन सा रेडिकल होने के चांसेस है? कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट। फिर इसी का हम करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए, कंफर्मेटरी टेस्ट है ना, कंफर्मेटरी टेस्ट कार्बोनेट आयन का हम कैसे करते हैं? देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जा चुका है, हमें साथ में इसको, हाँ ये इंडिकेटरी टेस्ट हुआ। अब देखिए कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें लेना पड़ता है सॉल्ट सॉल्यूशन और इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे MgSO4 सॉल्यूशन। MgSO4 सॉल्यूशन, तब हमें यहाँ पर मिलेगा एक व्हाइट PPT। ठीक है, और अगर व्हाइट PPT हमें मिल जाता है तो ये व्हाइट PPT होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, MgCO3 का हमें यहाँ पे व्हाइट PPT मिलता है। और जब हमें व्हाइट PPT मिल जाएगा मतलब हम कहते हैं CO3 2 नेगेटिव कंफर्म्ड। वैसे हमने क्लास 10th में सब जगह पे बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कार्बोनेट आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट हम इसको लाइम वाटर में पास करके भी कर सकते हैं, लाइम वाटर टर्म्स मिलके, बट ये टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमेशा बेटर है कि हम ये कंफर्मेटरी टेस्ट करें ताकि ये जल्दी से हमारे पास में इसका आंसर आ जाए। और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप को बिलोंग करते हैं इसको मैं लिख लेती हूँ। जैसे हमारा Cl निगेटिव होता है, उसके बाद में Br निगेटिव होता है, I निगेटिव होता है, CH3COO निगेटिव होता है, हमारे पास में NO3 निगेटिव होता है, और एक होता है C2O4 2 निगेटिव ऑक्सैलेट आयंस। तो इतने सारे आयंस है जिसमें से हमारे बोर्ड एग्जाम में, हमारे बोर्ड का प्रैक्टिकल जो होता है उसमें हमें क्लोराइड आयंस मिलते हैं, हमें एसिटेट आयंस मिलते हैं, हमें नाइट्रेट आयंस मिलते हैं, हमें ऑक्सैलेट आयन भी मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन नहीं मिलता है क्या? तो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन जनरली अवॉइड करते हैं क्योंकि इनके सॉल्ट्स आपको कलर्ड में मिलेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम सभी पूरे कलरलेस सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अगर कलर्ड सॉल्ट आ जाएगा तो आप तो इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और इसीलिए हमेशा सॉल्ट एनालिसिस में क्या किया जाता है, आपको कलरलेस सॉल्ट ही देने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो चुका है, हम इसको दोबारा ले आते हैं इसको यहाँ पे, और हम जो है आगे का स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे क्लोराइड आयंस का। वेट अ मिनट, ओके चलिए क्लोराइड आयंस का हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लूंगी। अभी हम देखने वाले हैं टेस्ट फॉर Cl निगेटिव, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ कि इसको परफॉर्म कैसे करना है। तो क्लोराइड आयन का टेस्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप सॉल्ट लेंगे और उस सॉल्ट में ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अभी हम पहले देखो यहाँ पर याद रखिए बेटा, आपको क्या करना है, एक इसके नेगेटिव टेस्ट भी करना है ना। नेगेटिव टेस्ट क्या है पहले मैं आपको लिखकर बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस नेगेटिव टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। कभी भी किसी भी सॉल्ट में सबसे पहले तो हमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना चाहिए, डाइल्यूट H2SO4। और अगर इस डाइल्यूट H2SO4 में से हमें कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं मिली, अब आप कहोगे कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है मैम? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मतलब होता है कि अभी हमने प्रीवियस में देखा था कि हमारा जो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जो हमारा डाइल्यूट एसिड ग्रुप होता है, डाइल्यूट
एसिड ग्रुप, इसमें हमारे पास में कौन कौन से आयन होते हैं? कार्बोनेट आयन होता है, उसके बाद में सल्फाइड आयन्स होता है, हमारे पास में SO3 2 निगेटिव आयन होता है, उसी के साथ में हमारे पास में NO2 निगेटिव आयन होता है। कार्बोनेट का हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन समझते हैं कि जिसमें ब्रिस्क एफरवेसेंस आते हैं, मतलब जैसे सोडा बॉटल से जो निकलती है वेपर्स, उस तरीके से। S2 निगेटिव आयन जो होता है ये ग्रे कलर के सॉल्ट्स होते हैं और इसमें रॉटन एग्स जैसी स्मेल आती है, ठीक है, रॉटन एग्स जैसी। और ये आयंस जो होते हैं ये सल्फाइट आयन होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में इसका नेम लिखवा दिया है। सल्फाइट आयंस जो होते हैं इनमें से हमारे इस पास स्मेल आती है, वो होती है बर्निंग सल्फर की स्मेल, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे इसमें से डाइल्यूट H2SO4 जैसे ही आप ऐड करोगे इसमें से ब्राउन वेपर्स निकलना शुरू करेंगे। मतलब अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 ऐड करती हूँ तो मुझे इन चारों की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दिखना चाहिए, बट जैसे कि हम Cl के लिए टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये हमें नहीं दिखेगा, और इसीलिए हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व्ड, या फिर हम कहेंगे नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। अगर नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है तो हम कहेंगे डाइल्यूट ग्रुप्स, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स आर एब्सेंट, डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स आर एब्सेंट, ये हम कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है नेगेटिव टेस्ट। सॉल्ट एनालिसिस में नेगेटिव टेस्ट लिखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना हम पॉजिटिव टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम 3 कॉलम्स बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस। एक्सपेरिमेंट मतलब वो होता है जिसमें हम लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब ये होगा जिससे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, और इन्फेरेंस मतलब हमने उससे क्या कंक्लूड किया है। तो अभी हम लिख रहे हैं टेस्ट फॉर Cl नेगेटिव। अब देखो इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले लेना है सॉल्ट, सॉल्ट में हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आप जैसे ही ऐड करते हो इसमें से कलरलेस गैस इवॉल्व होगी, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेलिंग, विथ पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट स्मेलिंग कलरलेस गैस जो है इसमें इवॉल्व होगी। अब देखो पंजेंट स्मेलिंग अगर कलरलेस गैस इवॉल्व होती है तो उसे हम मानते हैं कि Cl नेगेटिव में बी प्रेजेंट, Cl नेगेटिव में बी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। अब हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी परफॉर्म करना है। कंफर्मेटरी टेस्ट हम कैसे करते हैं परफॉर्म? देखो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से 4 कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उनमें से हम एक ही कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। क्या करने वाले, हम सॉल्ट लेंगे और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो गया। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करने वाले हैं AgNO3 सॉल्यूशन। ये भी बना रखा रहता है आपके लेबोरेटरी में। आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, आपने AgNO3 डाला है, तो जैसे ही आप इसमें AgNO3 डालते हो आपको यहाँ पे व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व होता है। क्या होता है? व्हाइट पीपीटी। और अगर व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व हुआ तो हम कहते हैं Cl नेगेटिव कंफर्म्ड। इससे हमें कंफर्म्ड हो जाता है कि Cl नेगेटिव हमारे पास में है। और ये जो व्हाइट पीपीटी जो बनता है ये होता है AgCl का। तो आपसे एक्सटर्नल पूछ सकते हैं कि भाई ये जो व्हाइट पीपीटी जो बन के रखा हुआ है इस व्हाइट पीपीटी का नाम क्या है? तो इस व्हाइट पीपीटी का नाम होता है AgCl। और इस तरीके से आप Cl नेगेटिव को कंफर्म कर सकते हो। अब एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है हमारे पास में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। बट बेटर टू परफॉर्म दिस वन, ये काफी इजी होता है और जल्दी आ जाता है। फिर भी मैं आपको सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट बता देती हूँ। क्या करना है, आपको सॉल्ट लेना है। इस सॉल्ट में सॉलिड आप ऐड करेंगे ऑरेंज कलर का K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे, वो कुछ क्रिस्टल्स ऐड करेंगे। उसके बाद में ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही आप इतना ऐड करते हो आपको रेड कलर की वेपर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेड कलर की वेपर्स। और ये जो वेपर्स होती है यही वेपर्स होती है क्रोमाइल क्लोराइड की। ये वेपर्स किसकी है?
क्रोमाइल क्लोराइड की, और फिर ये वेपर्स आपको पास करना है NaOH सॉल्यूशन में। तो जो NaOH का सॉल्यूशन जो है, NaOH सॉल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल टर्न्स येलो, ये येलो हो जाएगा। तो देखिए अभी हमने देखा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन सा होता है, एक तो AgNO3 का कर सकते हो, या फिर हमने कहा कि यहाँ पे आप सॉलिड K2Cr2O7 ऐड करते हो तो भी इसमें ये हम कंफर्मेटरी टेस्ट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने Cl नेगेटिव का टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इसको मेमोराइज करके जाइए और इसी तरीके से आप लिखिए ताकि आप में कोई भी गलतियां नहीं हो। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि एग्जाम वाली कॉपी में बोर्ड एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो अभी हमने देख लिया क्लोराइड तक के, अब हम क्लोराइड के बाद में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो बहुत बार पूछा जाता है वो होता है टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, दैट इज CH3COO नेगेटिव। अब इसका टेस्ट क्या होता है, देखो इसके लिए भी हम पहले क्या करते हैं, नेगेटिव टेस्ट परफॉर्म करेंगे। नेगेटिव टेस्ट मैंने आपको अभी बताया था, नेगेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं और हमें कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं मिलेगी। आप इसी को अगर हमें लिखना है तो हम इस तरीके से यहाँ पर हम टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम में इस तरीके से टेबल बनाइए, एग्जाम में भी आपको टेबल बनाना जरूरी है। अब मैंने जिस सीक्वेंस में पहले बताया था आप उसको ही टेबल के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में प्रॉपर टेबल में ही आपको ये नोट डाउन करना पड़ेगा। तो टेबल में हम क्या करेंगे, टेबल में हम 3 कॉलम बनाएंगे और इस तीनों कॉलम में हम उसको नाम देंगे ऑब्जर्वेशन, और साथ में ही हम इसको नेम इस तरीके से देंगे। देखिए एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, एक इन्फरेंस होगा और एक एक्सपेरिमेंट होगा, है ना। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली है, अब मैं इसमें लिखना शुरू करती हूँ। तो ये मेरा जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो होगा एक्सपेरिमेंट का, है ना, एक्सपेरिमेंट। जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा मेरा ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन, और लास्ट में आता है इन्फरेंस। ठीक है कि हमने क्या, अब मान के चलिए कि मुझे एक सॉल्ट मिला और उस सॉल्ट में एसिटेट आयन है, तो मैं देखिए इसको किस तरीके से लिखती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत अच्छे से आराम से हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, हम कहेंगे कि भाई सबसे पहले तो हम सॉल्ट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे हम डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, यही पहला स्टेप होता है। तो हमें यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं मिलेगी, तो हमने कहा नो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। अगर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हमें नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि भाई डाइल्यूट एसिड ग्रुप्स क्या होते हैं, डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट, ठीक है, ये एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिए। फिर जो है यहाँ पे सेकंड, और बेटा एक और कर सकते हो आप, अगर आपको कोई सॉल्ट नहीं मिला तो आप सीधे सीधे लैब अटेंडेंट जो भी रहेंगे हमारे यहाँ, आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि आपने सॉल्ट कौन सा दिया है, तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके बाद में हमें क्या करना है। फिर हमें कर लेना है सॉल्ट और इसमें हम ऐड करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ड्रॉपर से आपको ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर आपको विनेगर लाइक स्मेल आएगी, क्या आएगी, विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर जैसे जो घर में हमारा सिरका रहता है उसके जैसे स्मेल आएगी। तो हम कहेंगे CH3COO नेगेटिव मे बी प्रेजेंट। क्या हो सकता है, ये प्रेजेंट हो सकता है, मतलब क्योंकि इंडिकेटरी है, अभी हमने उसका कंफर्मेटरी नहीं किया है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए मैं थोड़ा अलग कलर लेती हूँ। अब इसमें देखो कंफर्मेटरी हम टेस्ट कैसे करेंगे, इस टेस्ट को कहा जाता है पाम टेस्ट। आप वॉच ग्लास पे भी इसको कर सकते हो या फिर आप अपने पाम पे भी कर सकते हो। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक वॉच ग्लास लेना है। टेक अ वॉच ग्लास, हम लिखेंगे एक वॉच ग्लास लो आप। उस वॉच ग्लास में क्या क्या ऐड करो, ऐड सॉल्ट, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, प्लस आपको क्या ऐड करना है, सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपके लेबोरेटरी में मिल जाएगा, प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे ही आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे इसमें, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर दिए तो आपको यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ विनेगर मिलेगी और हम कहेंगे कि CH3COO नेगेटिव ये क्या होता है, कंफर्म्ड हो जाएगा। क्या होगा, कंफर्म्ड होगा। ठीक है,
अब हम देखते हैं एक और रिएक्ट कर सकते हैं हम, उसमें हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे FeCl3। हम क्या ऐड करने वाले सॉल्ट सॉल्यूशन में, FeCl3, या फिर मैं उसको न्यूट्रल FeCl3 भी कह सकती हूँ। हम लेंगे न्यूट्रल FeCl3। अब न्यूट्रल क्यों कहा मैंने, क्योंकि FeCl3 क्या होता है, एक लुईस एसिड होता है, तो उसको हम न्यूट्रल बनाते हैं, लेबोरेटरी में बना बनाया मिले, तो आपको यहाँ पे रेड कलरेशन मिलेगा, मतलब रेड कलर हो जाएगा उसका, और यही हमें शो करता है CH3COO नेगेटिव कंफर्म्ड। ठीक है बेटा, समझ में आया। तो आज की क्लास में हमने दो रेडिकल स्टडी करे हैं, एक हमने किया है एसीटेट आयन, और सेकंड जो किया है वो है हमारा क्लोराइड आयन। तो आई होप अब मैंने आज की क्लास में आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।